कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद और आप देख रहे हैं क्लिनिक विद डॉक्टर इरम वाजिद। मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक वीडियो प्रेगनेंसी पे बनाई जाए, और इरादा ये है कि एक वीडियो इंशाल्लाह हम गायनी पे बनाएंगे। यानी कि गायनी क्या होती है, गायनी यानी कि वो औरतें जो प्रेगनेंसी नहीं है, जिनमें हमल नहीं है और उनमें क्या मसाइल होते हैं। और एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे हम उन फीमेल्स पे जो कि प्रेग्नेंट है, ताकि दोनों साइड्स हम साइड बाय साइड चलाते जाएँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक का नाम लेते हुए हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी होती क्या है। प्रेगनेंसी को अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे इट इज़ अ स्टेट ऑफ कैरिंग अ डेवलपिंग फीटस और एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल बॉडी फॉर 40 वीक्स। ठीक है जी। अगर इसका उर्दू में तर्जुमा करूँ, यानी कि ये वो हालत है जिसमें औरत के बच्चेदानी के अंदर फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी जो उसका तुखम है जो मेल से फर्टिलाइज हुआ है, वो यूट्रस में उसकी इम्प्लांटेशन होती है, वो रहता है वहाँ पे, अफजाइश करता है पूरे 9 महीने। और 9 महीने अगर ठीक से पूरे हो जाते हैं, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, बच्चे की पैदाइश होती है। तो सबसे पहले हमारे क्लिनिक पे जब कोई फीमेल आती है तो हम किस तरह से कंफर्म करते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। आम अल्फाज में मैं आपसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूँगी। फीमेल आती कहती कि डॉक्टर साहिबा मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं, तो क्या हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी औरत के अगर पीरियड्स नहीं आए या दिन ऊपर हो गए तो वो प्रेग्नेंट हो। काफ़ी और भी मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि इंशाल्लाह हम गायनी सेक्शन में डिस्कस करेंगे, जिनमें अगर पीरियड्स ना आए तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रेगनेंसी ही हो। लेकिन जो फर्स्ट अर्लीस्ट साइन है जो प्रेगनेंसी में कंसिडर कर सकते हैं, वो ये कि किसी औरत के जब दिन ऊपर चले जाते हैं तो हम उसको प्रेगनेंसी कंसिडर कर सकते हैं। इसका सबसे पहला साइन जो आप कह सकते हो ना कि सबसे पहला साइन क्या है जिसमें हम प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं, वो है सीरम बीटा एचसीजी। जी हाँ, सीरम बीटा एचसीजी, जो कि आप किसी भी लेबॉर्ट्री से करवा सकते हो। और ये तकरीबन पीरियड आने से पहले ही पॉजिटिव आ सकता है। तकरीबन अगर किसी फीमेल के आप बताएं कि 28 दिन का साइकिल है, उसको 28 दिन के बाद मेंसेस आते हैं, तो उसके साइकिल के 26वें दिन वो पॉजिटिव आ जाता है, और ये काफ़ी रिलायबल टेस्ट है। इसके अलावा जो दूसरा बहुत ही सस्ता सा टेस्ट है जो औरतें घर पे भी कर सकती है, सिवाय सिर्फ 20 रुपये की स्ट्रिप मंगा के अपने पेशाब से टेस्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी है कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह का जो पहला पेशाब होता है उससे अगर आप टेस्ट करें तो इसमें सही रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो है यूरिन प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट। ठीक है जी। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आप परचेज़ करके आप खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी लेबॉर्ट्री से भी करवा सकते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, वो डॉक्टर के पास आप आते हो और डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड पे बताता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड के ऊपर अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें अल्ट्रासाउंड 2 किस्म के होते हैं। एक होता है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो कि ऊपर पेट पे से किया जाता है, और दूसरा है वेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो कि टीवीएस कहलाता है, और जो कि बच्चेदानी के अंदर से प्रोब डाल के हम इस तरह से करते हैं। ठीक है जी। तो प्रेगनेंसी होगी हमारे पास कि हम कब डिटेक्ट करते हैं। अभी फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसे साइंस क्या होंगे, उसमें क्या अलामात होंगे कि वो प्रेग्नेंट है। सबसे पहले तो हो गया कि उसके मेंसेस नहीं आए, मेंसेस बंद है। दूसरा उसका दिल ख़राब होना, और ये ज़्यादातर होता है सुबह के वक्त उठती है, दिल ख़राब करा होना, उबकाइयाँ आना, पेशाब बार बार आना, और जाए मखसूसा में ख़ारिश का होना। ख़ारिश क्यों होती है, बाज़ ख़वातीन काफ़ी परेशान हो जाती है कि शायद हमें ज़ख़म हो गया, ख़ारिश हो रही है। ये अल्लाह पाक की तरफ से एक सिस्टम है। नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चा बनता है वो आधा औरत की तरफ से होता है, यानी अंडे की तरफ से होता है। उसमें आधा जेनेटिक मटेरियल औरत का होता है और आधा जेनेटिक मटेरियल मेल का होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन चीज़ आती है, कोई भी बाहर की चीज़ जब आती है, उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसे रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से ये है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, ताकि वो चीज़ रिजेक्ट ना हो सके, जिसकी वजह से जो ईज़िली इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शंस हैं, वो आसानी से फीमेल को लग जाते हैं। और जाए मखसूसा में ख़ारिश वगैरह होती है, जिसके लिए इंतहाई आसान इलाज है। हम विजाइनल पेजरीज वगैरह देते हैं, विजाइनल क्रीम्स देते हैं, जिससे वो एकदम से एक ही एप्लीकेशन में वो चीज़ ठीक हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं, दूसरा था कि मैदे में तकलीफ़ होना, सीने में जलन होना। ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ख़वातीन हमारे पास आके प्रेजेंट करती हैं। भूख ना लगना, दिल नहीं कर डॉक्टर साहब कुछ खाने को, किचन में जाते हैं, खाने की स्मेल ही सुनते ही हमें उल्टी आना शुरू हो जाती है, दिल ख़राब होता है। तो बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाएंगे तो आपका बच्चा सेहतमंद होगा। तो कोशिश करें कि हेल्दी चीज़ें खाएं। हेल्दी चीज़ें से मुराद ये है कि वो चीज़ें जिनसे आपको ताकत मिले, जिसमें फ्रूट जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ हैं, गोश्त वगैरह भी है। गोश्त खाने का अक्सर दिल कम करता है, लेकिन कोशिश करें थोड़ा बहुत अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा प्रोटीन के और भी सोर्सेज हैं, जैसे दूध है, अंडे हैं,
اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف قسم کی دالیں ہیں، آپ وہ بھی کھا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے 3 میلز لیں، یعنی صبح دوپہر شام۔ آپ کو جب بھوک لگے آپ تھوڑا سا کھا لیں، اس کے بعد تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں، پھر جب بھوک لگے تھوڑا سا کھا لیں۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا کھانے سے آپ کی باڈی کو کانسٹنٹلی انرجی ملتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتی جاتی ہوں ملٹی وٹامنس کی۔ ملٹی وٹامنس بھی بہت زیادہ اہم رول پلے کرتے ہیں پریگنسی میں۔ اس میں جو آن دا ٹاپ آف دا لسٹ ملٹی وٹامن ہے یا جو نیوٹرنٹ ہے وہ فولک ایسڈ ہے۔ عام خواتین ایسے کرتی ہیں کہ پہلے 3 مہینے میں کوئی فولک ایسڈ نہیں لی، اس کے بعد پورے آخر تک فولک ایسڈ کھاتی جاتی ہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ فولک ایسڈ کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے پہلے 3 مہینے میں فولک ایسڈ کا کھانا۔ اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ اس لیے بیکاز جو ڈیولپنگ ایمبریو ہے، یعنی جو بچہ ابتدائی مرحلے میں سے گزر رہا ہے، اس میں سیل ڈویژن بہت ہی فاسٹ ہوتی ہے۔ فاسٹ سیل ڈویژن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پہلے 3 مہینے میں تقریباً بچے کے ہر آرگن سسٹم بن چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ہاتھ پیر، اس کے آنکھیں، اس کا ناک، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کا سب کچھ بن چکا ہوتا ہے، اور نیکسٹ جو 3 مہینے اور 9 مہینے تک صرف ان کا سائز انکریز ہوتا ہے۔ فولک ایسڈ کیا کرتا ہے؟ جو ہمارے سیل کی ڈویژن ہوتی ہے، یعنی جو نیوکلیس ہوتا ہے، اس کی ڈویژن میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کسی عورت میں اگر فولک ایسڈ کی کمی ہوگی تو سیل ڈویژن جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اس میں ڈیفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں عورت کے گھر بچہ پیدا ہوا، اس کا سر کا اوپری حصہ نہیں بنا، یہ حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک نہیں بنا ہوتا بچے کا۔ بچہ آخری ٹائم تک زندہ ہوتا ہے، پیدا بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ سروائیو نہیں کر پاتا، کیونکہ ظاہر سی بات ایک میجر ڈیفیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ کمر میں دانا ہونا، یہ گردن کے پیچھے یہاں پہ ایک سسٹ کا ہونا، یہ سارے جو ہیں یہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کھلاتے ہیں، اور جس کا علاج بہت ہی آسان ہے۔ آسان یہ ہے کہ سمپل آپ جو ہے فولک ایسڈ اگر آپ پہلے 3 مہینے میں آپ کھائیں تو آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ اور وہ عورتیں جو کہ کنسیو کرنا چاہتی ہیں، ان کے پلان میں ہے کہ وہ کنسیو کریں، تو وہ وقت سے پہلے بھی اپنی فولک ایسڈ شروع کر سکتی ہیں۔ اچھا جی، آج کل اس کی ڈیفیشنسی کیوں ہو رہی ہے فولک ایسڈ کی؟ وہ اس لیے بیکاز ہمارے کھانے میں زیادہ تر ہم لوگ باہر کے فاسٹ فوڈس ہو گئے، گوشت وغیرہ پہ ہمارا رجحان زیادہ ہے، سبزیاں ہم لوگوں نے کم کر دی ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی ڈائٹ میں ہر چیز کو انکلوڈ کریں، خاص طور پہ جو ہے گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، جیسے کہ پالک ہے، اور ساتھ میں جو ہے میتھی ہے، اور جتنی بھی مختلف قسم کے ویجیٹیبلس ہیں یہ آپ لازمی کھایا کریں تاکہ آپ کی باڈی میں اس چیز کی کمی نہ ہو۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے ملٹی وٹامنز آ جاتے ہیں، لائک پریگنسی کے لیے پریگنویٹ ہے، اور ساتھ میں جو ہے CSC1000 ہے، جو بہت ہی اوور دی کاؤنٹر استعمال کرتے ہیں لوگ۔ اور فولک ایسڈ میں آج کل بہت ہی اچھے فولک ایسڈس بھی آ گئے ہیں، جیسے کہ کچھ جو امپورٹنٹ برانڈز ہیں لائک ایڈ فولک OD کا میں بتاتی چلوں، کوٹری فولک ہے بہت ہی اچھا ہے، مائی فول ہے، فولک ایسڈ ہے، اچھی فولک ایسڈس ہیں۔ تو گرین فولک DS ہے جو کہ ایکٹیو فارم آف دی فولک ایسڈز ہیں، اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کتنی دفعہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے پریگنسی کے دوران۔ اکثر عورتیں بڑی خوفزدہ ہوتی ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ سے ہمارے بچے کو پتہ نہیں کوئی کرنٹس لگتے ہیں، بچے کے اندر کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں بتاتی چلوں، الٹرا ساؤنڈ جو ہے صرف سمپل ایک ساؤنڈ ویوز ہیں، جیسے میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں، ایک ساؤنڈ ویوز نہیں کر رہی ہیں، اسے بچے پہ کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ سمپل ایک ساؤنڈ ویوز ہے۔ جو پہلی دفعہ عورت ماں بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پرائمی گریویڈا ہے، تو تقریباً اس کو پورے 9 مہینے میں 10 بار ایک ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے جو نارمل وزٹس ہیں، اور جو دوسری یا تیسری دفعہ ماں بن رہی ہے اس کو تقریباً 8 وزٹس مسٹ ہے۔ اس کو ہم پھر ڈیوائڈ کرتے ہیں، جیسے پہلے 3 مہینے میں 3 وزٹس ہو گئے، اگلے 3 مہینے میں 3 وزٹس ہو گئے، اور آخری جو 9واں مہینہ ہوتا ہے، جب 9واں مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں تقریباً 4 وزٹس۔ اور وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر ہفتے ہم بچے کی ایکٹیویٹی نوٹ کرتے ہیں، اس کی پریزنٹیشن ہے، اس کے بچے کا پانی کتنا ہے، تو یہ بہت ہی خاص چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ آئے اس میں آپ نے کون کون سی چیزیں انویسٹیگیٹ کرنی ہے، کون کون سی چیزیں ایگزامن کرنی ہے۔ جو پیشنٹ آتا ہے اس کی ہائٹ، اس کا ویٹ، اس کا وزن کتنا ہے، بہت زیادہ اوور ویٹ تو نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کا BP بلڈ پریشر وہ ہائپر ٹینشن کی مریضہ تو نہیں ہے، یا اوبیس کا بلڈ پریشر شوٹ تو نہیں ہو گیا۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے بلڈ ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں CBC آ جاتا ہے، اور بلڈ گروپ آ جاتا ہے، ہیپیٹائٹس ہے، HIV ہے، اور بلڈ شوگر ہے، یورین DR ہے۔ انشاءاللہ انویسٹیگیشنس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی کیونکہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ابھی فی الحال صرف ہم بتائیں گے کہ اینٹی نیٹل کیئر، یعنی جو عورت پہلی بار پریگننٹ ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہے تو ہم اسے کیا کیا معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کون سی ہائی رسک پریگننسیز ہوتی ہے۔ ہائی رسک پریگننسیز ہوتی ہیں، سب سے پہلے عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ بہت ہی ینگ ایج میں جو عورتیں کنسیو کرتی ہیں، یعنی
13 साल की बच्ची हो गई या 15 साल की बच्ची हो गई या 16 साल की बच्ची जो बहुत ही कम साल की प्रेगनेंसी हो या अबव 35 ईयर्स की प्रेगनेंसी जो है उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसिडर करते हैं। ओवरवेट प्रेगनेंसीज भी हाई रिस्क होती है बिकॉज ओवरवेट की वजह से उनमें अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला इन औरतों में थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके अलावा हम बात करते जाएँ जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है एनीमिया, जिनमें खून की कमी होती है बिकॉज प्रेगनेंसी खुद इटसेल्फ एक हाई रिस्क कंडीशन होती है। उसमें कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल हेमरेज होता है, तो एनीमिया जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा जो है दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो भी एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। जब तक कि वो किसी डॉक्टर को अप्रोच करेंगे तो अपने जहन में रखें, अपनी प्लानिंग रखें। जिन लोगों के घर में हामला ख़वातीन हैं तो उनकी फैमिली को पूरा उनका साथ देना चाहिए और एट एवरी टाइम जो है उनको अपने पास एक ट्रांसपोर्ट अरेंज होनी चाहिए ताकि वो बर वक्त जो है खातून को जो है वो किसी हस्पताल में लाया जा सके। ज़्यादातर जो माएँ जिनकी अमवात होती है, जो बेचारी इस हमल के दौरान वफात पा जाती है, वो ये होता है कि पहले डिसीजन मेकिंग नहीं होता, लोग डिसाइड नहीं कर पाते। घर के फैमिली मेम्बर्स कहते हैं बस ठीक हो जाएगा, छोटा सा तो मसला है, गुजर जाएगा, हम पे भी गुजरा था, तो ये चीज़ें होती है। फिर दूसरा ये होता है कि ओके डिसाइड कर लिया, डिसीजन हो गया, अभी किस डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का उनको डिसाइड नहीं होता कहाँ पे लेके जाना है। पहले तो वो जो घर की दाई होती है, घर का जो उस एरिया का लोकल डिस्पेंसर है वहाँ पे चक्कर लगा रहे होते हैं। अच्छा जी, तो उनको जहन में रखना चाहिए कि उन्हें किसी अच्छे अस्पताल या किसी अच्छे डॉक्टर के पास आके बजाय कि इन चीज़ों में वक्त ज़ाया करें तो वो बर वक्त वहाँ पे आ जाए। और ट्रांसपोर्ट का अरेंज होना चाहिए क्योंकि हमारे इलाके के जैसे बलूचिस्तान का इलाके बहुत ज़्यादातर कच्ची सड़कें हैं, बहुत ज़्यादा दूर दराज के इलाके के जो लोग आते हैं तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इन चीज़ों को भी जहन में रखना चाहिए। जब एक औरत माँ बनती है तो इसकी हर चीज़ की प्लानिंग करते रहना चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा हम देखेंगे सब्सिक्वेंट विजिट्स में पेशेंट को गाइड करेंगे कि आपने नेक्स्ट विजिट कब करना है हमारे पास, और नेक्स्ट विजिट में जो वो आपके पास आएगी तो आपने उसका प्रोग्रेस देखना है प्रेगनेंसी में कि उसका वेट गेन हो रहा है, हेल्दी वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी पेट की जो है ऊंचाई जिसे हम फंडल हाइट कहते हैं वो चेक करना है, बच्चा किस तरह से लाई कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल लाई है, ट्रांसवर्स लाई तो नहीं है या ऑब्लिक लाई तो नहीं है, प्रेजेंटिंग पार्ट कैसा है, बच्चा सर के बल पैदा होगा या फिर पैर के बल पैदा होगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसके अलावा उसका ब्लड शुगर जो है वक्तन फ़वक्तन चेक करना चाहिए, जिसमें खाली पेट शुगर है और खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर है। उसके अलावा यूरिन एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें यूरिन में शुगर का आना या एल्बुमिन का आना ये जो है बहुत ज़्यादा ख़ास टेस्ट है और जिनको हम आमतौर पर बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। हामला ख़वातीन में जो दूसरा इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है वो एनीमिया का है, यानी खून की कमी का है। खून की कमी पे भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनेगी, लेकिन उसमें आपको मैं बताते चलूँ कि खून की कमी को कि ये चीज़ आगे ना हो, उसमें अपनी प्रॉपर खुराक का इस्तेमाल उन्होंने करना होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि प्रेगनेंसी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो आपको समझ आ गई होंगी। डिटेल वीडियो आगे और ज़्यादा इंशाल्लाह बनेगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उसके आखिर में, और फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम इंशाल्लाह औरतों को किस तरह गाइड करें कि वो ऑपरेशन से बचे और नॉर्मल डिलीवरी करें। तो इंशाल्लाह तब तक के आई टेक यू लीव। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब तक तो आप सीख ही गए होंगे, तो इंशाल्लाह डेली वीडियोस अपलोड करने का मैं वादा करती हूँ आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।